नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरटीटी राजस्थान टीचर एबिलिटी टेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। प्राइमरी लेवल का यह मॉडल पेपर है। इस मॉडल पे हम 150 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपके सीडीपी के जो है टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस और ईवीएस पर्यावरण के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले भी ऑलरेडी आपके 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पे लिंक आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इसके पिछले मॉडल पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले की बात करेंगे। चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। अब हमें यहाँ पे कथन का चयन करना है और कथन बताना है कौन सा सत्य दिया गया है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं। यह समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। सही यहाँ पे कमेंट करके बताना राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता, चाहे लड़का हो लड़की हो, बुद्धि के साथ लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में इनमें से कौन सा भाग जो है सम्मिलित नहीं होता है। तो रटने को महत्व प्रदान ना करना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है, लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना यह एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों का भाग नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से की दृष्टि से देखा जाए कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यह कथन हमारा सत्य दिया गया है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से या शारीरिक अक्षमता से हो जाता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, सभी लोग बताइएगा। तो डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है, पढ़ने की अक्षमता से होता है। लेखन की क्षमता से डिस्ग्राफिया होता है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समझाना, बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चे की कमियों का कारण का पता करना, बच्चे को समझना, बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना। उपरोक्त ये सभी परामर्श के उद्देश्य हो जाते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है, सभी लोग बताइए। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है और शिक्षकों की गतिविधियां तथा आचरण का अनुसरण छात्र करते हैं। अतः छात्रों में नैतिकता के गुणों को स्थापित करने के लिए शिक्षक स्वयं जो है नैतिकता के गुणों एवं स्वच्छ आचरण में अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। तो विश्वास का होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए और सम्मान का होना चाहिए। तो ये सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। W.H. किलपैट्रिक, फ्रॉबेल, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट या डाल्टन की बात करेंगे। तो डाल्टन शिक्षण विधि किसने विकसित किया है, लगभग सभी जानते होंगे आप लोग। हम मिस हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करेंगे। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। एंड इस शिक्षण विधि में छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और इस शिक्षण विधि में समय सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया जाता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो कोई भी अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य जो बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को, प्रतियोगिता की भावना को, प्रतिद्वंद्विता को या तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों को किसको बढ़ावा देता है, सभी लोग जानते हैं, सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बच्चों को गणित, विज्ञान, भाषा सिखाने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को मूल आधारित शिक्षा देने की या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है
वह किस प्रकार की होती है? वह सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम दिया गया है? तो एक अध्यापक की दृष्टि से जो कथन सर्वोत्तम हो जाता है वह होता है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा किस प्रकार सीखता है? परिचर्चा द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से सीखता है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? सभी प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में अव्वल एक सरकारी सीट अपनी पक्की करना। तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो बच्चा जो है कई प्रकार से सीखता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम होगा? तो सभी जानते हैं त्रुटियां जो होती हैं ये सीखने का या अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, एक हिस्सा होती हैं, जिससे त्रुटि एवं भूल होना स्वाभाविक माना जाता है और त्रुटि एवं भूल से ही ज्ञान परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। अतः त्रुटि अधिगम का एक भाग या हिस्सा हो जाता है। मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? उनके माता पिता अनपढ़ है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, यह गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो मधु गणित में कमजोर है मतलब मधु एक बालिका हो गई, गणित में कमजोर है। तो एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का जो कारण हो सकता है वह गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए? सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो सर्वोत्तम कथन बताना है एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोत्तम कथन जो हो जाता है वह यह है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो प्रेरित अपने आप में पॉजिटिव सकारात्मक है, ये चीज़ें हमें देखना है। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों को तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की जो विशेषता होती है वह संवेगात्मक रूप से क्या है? संतुलित है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, आजीविका कमाना, पढ़ना एवं लिखना या बौद्धिक विकास की बात करें तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बच्चे की बुद्धि लब्ध 9 से 110 के मध्य है वह क्या है? प्रखर बुद्धि, समान, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। तो बच्चे की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के मध्य होती है और अकॉर्डिंग इसे हम सामान्य बुद्धि कहेंगे। देखिए टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया, तो सर्वप्रथम जो है बुद्धि का मापन किसने किया अगर प्रश्न आता है तो सर्वप्रथम बुद्धि का मापन टर्मन ने किया, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद पॉइंट ये है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण बालक जो है 130 से अगर अधिक है तो वह प्रतिभाशाली आता है, 121 से 130 में आपका प्रखर बुद्धि वाला होता है, 111 से लेके 120 तीव्र बुद्धि वाला होता है और 90 से 110 हमारा समान होता है और 81 से लेके 90 तक जो है मंद बुद्धि होता है, 71 से लेके 80 तक अल्प बुद्धि होता है और 71 से कम जड़ बुद्धि की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू किसकी बात कर रहे हैं? टर्मन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? कि शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन।
तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ होता है वह यह होता है कि शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं जानता हूँ, या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कोई भी बालिका जब प्रश्न पूछती है शिक्षक से तो वह तत्काल अगर शिक्षक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे तो शिक्षक की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वह क्या होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में उसे समझकर अवश्य देना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, ये भी वीवीआईपी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड हुआ है प्रश्न। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तो बच्चे की जिज्ञासा जो है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी शांत कर देना चाहिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, तो उनके माता पिता ये नहीं कि माता पिता अनपढ़ या पढ़े लिखे हैं, आपको बच्चों को सिखाना है। तो शिक्षक के अकॉर्डिंग आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करना अपने आप में पॉजिटिव सकारात्मक शिक्षा शास्त्र CDP पेडागोजी में माना जाता है। पुरस्कार एवं दंड क्या होता है? स्वाभाविक प्रेरक हैं, सकारात्मक, कृत्रिम या अर्जित? सभी बताइए। तो पुरस्कार जो दंड होता है ये हमारे क्या है? अर्जित प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, जब कोई बुरा कार्य करते हैं तो दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, ये क्या अर्जित होंगे या कृत्रिम कहलाएंगे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों पर आपका कन्फ्यूजन होता है। तो पुरस्कार दंड एक बाह्य कृत्रिम प्रेरक तत्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? बाह्य कृत्रिम प्रेरक तत्व हो जाते हैं, व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अर्जित न करके क्या है? कृत्रिम प्रेरक पर जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा, ये हमें बताना है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आइए कथन देख लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर कथन को देखा जाए, जो हमारा कथन सही हो जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है किस प्रकार होना चाहिए सभी लोग जानते हैं। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का पता चलता है, साथ ही साथ छात्रों की कमजोरियों का भी पता चल जाता है, जिसका निदान तत्काल हो सकता है या कर सकते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो सभी लोग जानते हैं RT एक्ट से प्रश्न जरूर आता है। RT एक्ट 2009 बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम RT एक्ट 2009 है, लागू हुआ है। सभी लोग जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो शिक्षक को ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए? तो शिक्षक का जो ज्ञान है साथियों वह आपके अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का दोनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को ना तो प्रभावशाली बना सकता है और ना ही छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सकता है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या होगा? तो बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो इसका जो उचित अर्थ होगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। जिज्ञासु है, जानने की इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए वह प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। और CDP का 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है। एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ जो है पढ़ता है या झगड़ता है, यहाँ पे झगड़ना दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप शिक्षक हैं, आप देखते हैं बच्चा अपने सहपाठियों के साथ, क्लासमेट के साथ पढ़ता है और उनके साथ क्या झगड़ता है या झगड़ा करता है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, अच्छे बच्चों को सज़ा देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे और परामर्श देंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे यही है कि अगर बच्चे झगड़ रहे हैं तो आप उनका कारण, रीज़न पता कीजिए और ठीक है
उनको प्रयास करें और उन्हें परामर्श दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हिंदी के हम कर लेते हैं। हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न करेंगे और हिंदी भाषा के प्रश्न पर यहाँ पे दिया गया गद्यांश। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और गद्यांश दिया गया है कि इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, संधि, निसंदेह, पठनीय संधि। तो मनोविज्ञान ये से संबंधित कुछ आपका यह दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका यह है गद्यांश दिया गया है। और हिंदी लैंग्वेज में इस गद्यांश से हम आइए प्रश्न को करते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। वह दृश्य चेतन चित्त। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता कि गद्यांश पद्यांश में अगर वही आता है तो आप ऑलरेडी कर पाते हैं। वही अगर गद्यांश पद्यांश जो आप यह है यही गद्यांश पद्यांश आ गया तो आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि जो ये 15 नंबर के गद्यांश के प्रश्न होते हैं अपठित के, ये आपके 2 से 3 मिनट पे सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से 10 से 12 मिनट आपके सेव हो जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किस लेवल से किस टाइप से प्रश्न होते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। तो वह दृश्य चेतन चित्त, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए वह दृश्य चेतन चित्त आदर्श वर्तमान में हमारी औदत्मत वासनाओं तथा प्रसुप्त कामनाओं की बात करेंगे। औदत्मती और प्रसुप्त वासनाओं के महासमुद्र में बोतल के कार के समान जो है उतार रहा है। अप्रदर्श महासमुद्र की प्रत्येक तरंग इसे अभिभूत कर रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, वह दृश्य चेतन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आदर्श में वर्तमान हमारी अवधुत वसाओं ने प्रसूत कामनाओं में महादर्श चेतन वित्त बोतल कार के समान उतार रहा है। ये लाइन दिया गया है और यही हमारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारी भावनाएं रूप दे रही हैं, हमारी चिंतन पद्धति दे रही है, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, यह हमारा चेतन चित्त दे रहा है। तो हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को क्या हो रहा है, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना। युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावी जिस संधि ने किया है वह संधि का बताना है, उस संधि का नाम बताना है। तो मनोविश्लेषण संधि, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण संधि की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया, हमने पढ़ा भी था मनोविश्लेषण मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण संधि के बारे में। उपरोक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक पूछा गया है। तो जो हमने गद्यांश को पढ़ा था उसका यहाँ पे जो उचित शीर्षक होगा वह होगा चेतन और अवचेतन, चेतन और अवचेतन चित्त का संबंध। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए वाक्यों में किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करके बताना है। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। अब विराम चिन्ह का सही तरीके से प्रयोग करना। तो यहाँ मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन में हाँ के बाद देखिए जो अल्प विराम दिया गया है वह बिल्कुल सही दिया गया है। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें समझना है और स्कोर को बेटर करना है। अगला कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, गांठ कर, नवग्रह एंड महात्मा आमरण। देखिए अव्ययी भाव समास का जिक्र हुआ है और ग्रामर किसके पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट साथ साथ टॉप क्वेश्चंस की क्लास ऑलरेडी की है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर चैनल को विजिट कीजिएगा। तो आमरण की बात करेंगे, आमरण में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आमरण मतलब क्या होता है, मृत्यु तक। क्या होगा, आमरण मतलब इसका होता है मृत्यु तक। तो अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपका हो जाएगा। इस समास में प्रथम पद आपका अव्यय दिया गया है और दूसरा पद संज्ञा दिया गया है
तो समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है, इसलिए पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्युत्क्रत हो रहा है। और नवग्रह जो दिया गया है, नवग्रह मतलब जहाँ पे संख्यावाचक आता है तो द्विगु समास का होता है। और महात्मा तीसरे का अर्थ बोध हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, महात्मा, महान है आत्मा जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होता है? काकु शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। काकु, देखिए काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त एक ही होता है और वह सभी लोग जानते हैं, काफार कौवा। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कुपात की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत क्या है? इस गद्यांश से लिया गया है। कुपात की सहायता करना व्यर्थ है, इस व्यक्ति को चरितार्थ करने वाला जो कहावत हो जाता है साथियों, वह हमारा हो जाता है, कौन सा हो जाएगा? कुत्ते को खिलाई गई खीर पाप से पुण्य में। ये कुपात की सहायता करना व्यर्थ हो जाता है। कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। अगला जो प्रश्न दिया गया कि अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए मुहावरे का चयन करना है। अनिश्चित क्या है? अनिश्चितता के भाव को प्रकट करना है। तो अनिश्चितता के भाव को प्रकट करना है तो मुहावरा हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। अनिश्चय के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाता है? ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या हो जाएगा? ना जाने ऊंट, अनिश्चितता के लिए मुहावरा है। अनिश्चितता भैया कि ना जाने ऊंट कब करवट बैठेगा, ठीक है। तो अनिश्चितता यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है। अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये शायद हम क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं और ये इस ग्रामर में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। तो अनुधन ऐसन, इसका अगर विच्छेद करें तो अनुधन क्या हो जाएगा? ऐसन। तो अनु और ऐसन को विच्छेद कर रहे हैं, अर्थात हम यण संधि की बात करेंगे। अनुधन ऐसन, और कौन सा संधि नाम हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मागधी या शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह किससे हुई है? सही बताइएगा। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला है हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ही स्वर कहा जाता है। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अटवी, अंतार, कानन ये सारे जंगल के पर्यायवाची हैं, लेकिन कांता नहीं है। कांता किसका जो प्रचलित होता है? घी, ठीक है। तो कांता आपका पर्यायवाची नहीं होगा। नारी, महिला, अबला, कांता, कामनी, वनिता, ललना, तिया, दरा आदि, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं? सभी लोग बताइए। और जो अटवी, कांतार, कानन दिया गया है, विपिन, वन, अरण्य, ये सारे जंगल के पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्न के शब्दों में शुद्ध रूप पहचानना है। तो प्रज्वलित का शुद्ध रूप क्या होता है? सभी बताइएगा। तो प्रज्वलित में प्र होता है, आधा ज होता है, व होता है और लित होता है। तो प्रज्वलित, क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है सही दिया गया है? कि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, उसकी आयु 30 वर्ष है, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है, इस समय उसकी, या इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो वाक्य को हमें बताना है कौन सा वाक्य जो यहाँ पे सही दिया गया है, सभी बताइएगा। तो इस समय इसकी अवस्था 30 वर्ष है, इस समय जो है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। शुद्ध वाक्य हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है।
चलिए, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो निर्वात का समानार्थी निर्वात मतलब क्या होता है? देखें, कहते हैं बिना हवा, कहते हैं ना निर्वात में, आपने साइंस पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो निर्वात का समानार्थी हवा या बिना हवा वाला क्या हो जाएगा? बिना हवा वाला। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया ही गया आपके ऑप्शन में, एक ऑप्शन दिया गया विवादित रहित भ्रम या बिना हवा वाला दिया गया है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। अब देखिए सकर्मक अकर्मक क्रिया भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो तड़पना एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तड़पना क्या होगा? सकर्मक क्रिया का। देखिए सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, तड़पना। तो तड़पना यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म की बात हो रही है। और जिन जैसे खाना, तड़पना, ये क्या है? ये आपने क्या कहलाते हैं? सकर्मक कहलाते हैं। और अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो, अकर्मक क्रिया से छूटना, लेटना, पिघलना, ये क्या होते हैं? ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन करना है। तो बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन हम क्या करते हैं? तो बड़ों के लिए हम क्या करते हैं? सादर प्रणाम, ठीक है। एक पत्र अगर लिख रहे हैं बड़ों के लिए तो लिखते हैं ना, पूजनीय पिताजी, माताजी, सादर प्रणाम, ऐसे पत्र लिखा जाता है। तो सादर प्रणाम में क्या है? अभिवादन हो जाता है बड़ों के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? तो तत्सम तद्भव की भी हमें पहचान होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो देखिए जो आंसू शब्द दिया गया है, आंसू ये शब्द क्या हो जाता है? आंसू शब्द हमारा तद्भव हो जाता है। और इसका अगर तत्सम पूछा जाए तो इसका आंसू का तत्सम जो होता है अश्रु हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसू का जो तत्सम होता है वह हमारा अश्रु हो जाता है, ठीक है। ये होगा तत्सम। बाकी अतीन घृत दुग्ध ये भी आपके तत्सम है। आंसू आपका तद्भव दिया गया है और आंसू का तत्सम अश्रु हो जाता है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। मानवता, मनस्वी, मनुष्यत्व या आदमीयत। तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा पे सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हम शब्द थे 50 नंबर क्वेश्चन पर थे। भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। देखिए मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक जो संज्ञा होता है वह होता है मानवता। क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कवि, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मीरा को लिखना है तो जैसे हम लिखते हैं कवि सूरदास, कवि कबीरदास, इसी प्रकार मीरा में हम क्या लिखते हैं? इन्हें स्त्रीलिंग रूप में कवियों को क्या लिखा जाता है? तो कवयित्री लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कवयित्री। छोटा का छोटा वा, छोटी और बड़ी त्री, थर्ड वाला ऑप्शन कवयित्री मीरा जी। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में परिश्रमी होना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। देखिए जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नया, पुराना, बाहरी, लंबा, चौड़ा, लाल, पीला, ठीक है। तो यहाँ पे परिश्रमी दिया गया है, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? स्वयंवर, तो स्वयंवर में उपसर्ग बताना है, सभी बताइए। तो स्वयंवर में जो उपसर्ग हो जाता है वह स्वयं यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। स्वयं शब्द यहाँ पे उपसर्ग होगा। और उपसर्ग शब्द उस शब्दांश शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर देता है। शम जैसे संकल्प में क्या होता है? संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार, ठीक है।
और सा में सफल, सजग, सरस, साहित्य, ठीक है। स्व में स्वभाव, स्वदेश, स्वराज, स्वरूप, स्वयं। स्वयं में क्या होता है? स्वयं में देखिए स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं सेव, स्वयं शंभु, ये सारे स्वयं से उस पर लगे। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप दिया गया है? गवैया दिया गया है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाच, करणवाचक कृत प्रत्यय या भारवाचक कृत प्रत्यय। तो गवैया जो प्रत्यय का शुद्ध रूप हो जाता है वह हो जाता है कृतवाच प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कृतवाच की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? छात्र, देव, नक्षत्र, प्राण। जी हाँ, ऐसा शब्द बताइए जो बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। वह होता है प्राण। प्राण चाहे एक व्यक्ति चाहे दो व्यक्ति, हजारों, वो प्राण ही बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन करके बताइए। जी हाँ, जो व्याकरण का ज्ञाता हो, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, उसके एक शब्द के लिए सही हम क्या चयन करते हैं? उसके लिए देखिए, एक होता है वैयाकरण कहते हैं या वैयाकारणिक कहते हैं। वैयाकरण कहते हैं या वैयाकारणिक भी कहते हैं, नोट कर लेना। अगला शब्द है कि लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? संक्षेप में, विस्तार में, लंबा में, दीर्घकालिक। तो लाघव मतलब लघु लाघव की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटे की बात की जाती है। तो लाघव शब्द का विपरीत अर्थ वाला जो शब्द होता है वह होता है संक्षेप। क्या होगा? लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विस्तार होगा। लाघव मतलब छोटा, विस्तार मतलब बड़ा। होगा कि नहीं होगा? और जो आपके संक्षेप, लंबा, दीर्घकालिक दिया गया है, ये विपरीतार्थक शब्द विस्तृत, छोटा और अल्पकालीन है। विस्तृत मतलब संक्षेप, छोटा मतलब लंबा, और दीर्घकालीन मतलब क्या होगा? अल्पकालीन हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त वाक्यांश शब्द का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, इसका उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, बलिदान की बात करें तो देशभक्त परक, ये हमारा प्रेरक हो जाएंगे, देशभक्त। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे? अनुग्रह देव विग्रह थे, परिग्रह थे। तो महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे? परिग्रह। ये भी नोट कर लेना। आगे ऑप्शन है, उन पर हम आपको ऑलरेडी बता दी जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, परिग्रह, अपरिग्रह दिया गया है। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ पे परिग्रह वाले ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में के लिए के या से हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस करेंगे, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। रफ पेन कॉपी लेकर जाइए, सॉल्व भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में विक्रम से 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे? केवल एक लाइन का ये आपका प्रश्न है, एक लाइन पे उत्तर आ जाएगा, या कह सकते हैं 20 सेकंड्स के अंदर ये हम उत्तर निकालेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 200, 300, 360, 450 का क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। और जब ये चारों का एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम आ पाएगा 1800, जो कि 1800 सेकंड्स हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, केवल इन चारों का एलसीएम ले लेना है। तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे? वह आपके 1800 सेकंड्स के बाद।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न की। यदि a का 60%, b का 3/4 है तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। a का 60% तो हम क्या कर लेंगे, a गुणे 60/100 कर लेंगे, बराबर b का कितना दिया गया है 3/4, तो b गुणे 3/4 का मतलब ऑफ होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है, इसका गुणे के रूप में होता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो a इंटू 60/100 बराबर b गुणे 3/4। इतना आ गया, बस आपको पक्षांतरण कर लेना और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो a गुणे हम यहाँ पे काट सकते हैं, शून्य से शून्य काटेंगे, 6/10 आएगा, 2 3 6 2 5 10। a गुणे कितना आ जाएगा 3/5 यहाँ पे आ जाएगा, a गुणे 3/5 बराबर b गुणे 3/4। देखिए a गुणे 3/5 बराबर b गुणे 3/4, इतना हमारा आ गया। तो यहाँ पे a/b बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 3/4 गुणे 5/3। इसको उल्टा कर देंगे तो 3 से 3 कट गया, 5/4 हमारी वैल्यू आ गई। तो 5/4 को हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। यदि a का 60%, b का जो है 3/4 है, तो a अनुपात b का मान 5/4 हो जाएगा। जो प्रश्न कहता है करते जाना है, आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹15.25 है, तो धन की राशि बताना है। समझ लीजिएगा प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से। देखिए 3 साल का यहाँ पे वर्ष का चक्रवृद्धि दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PR2 कर लेंगे, बटे 100 का वर्ग सभी लोग जानते होता है, मल्टीप्लिकेशन R/100 कर लेंगे और +3 कर लेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है। और PR स्क्वायर और 3 ईयर्स का यहाँ पे अंतर, ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, ₹15.25 अंतर दिया गया है। तो ₹15 बराबर क्या जाएगा, ₹15.25 बराबर P गुणे 25/1000 नीचे हो जाएगा, सॉरी 10,000 आएगा। क्यों, क्योंकि 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 होता है। ठीक है, और कोष्टक के अंदर लिख लेना है 5/100 धन 3। ठीक है, इसलिए कहते हैं रफ लेके चलिए, रफ लेते जाइए, जो हम करते जाते हैं आप लोग करते जाइएगा। इसके बाद आपका आता है ₹15.25 बराबर P गुणे कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा फार्मूला जब हम सॉल्व करते हैं, और 400 गुणे 100 आ जाएगा। अब आसान हो गया आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो P की वैल्यू क्या आएगी, ₹15.25 गुणे 400 गुणे 100/305, अर्थात हमारी जो वैल्यू आ गई, धनराशि आ गई, कितनी आ गई, ₹2000। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, यदि x-1 व्यक्ति के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को घुमाया गया लेकिन बहुत इजीली आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार के हम क्या करते हैं, किसी कार्य और व्यक्ति द्वारा किया गया तो एक फार्मूला होता है, और वह होता है M1D1 बटे W1, सॉरी पूरा फार्मूला लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो, W1 बटे W2, यानी पहला कार्य दूसरा कार्य बटे M1D1 और M2D2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। देखिए W1 हमारा काम कितना दिया गया है, वर्क 9/10, तो W1 W2 यहाँ पे 9/10 कर लीजिए W1 W2 की जगह। M1 और D1 की जगह हमें क्या करना है, x-1 x+1 कीजिए, M2 की जगह x+2 कीजिए और D2 की जगह x-1 कर लीजिए। इतना कर लिया, आई होप। बस इसको पक्षांतरण करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत हो, बाकी पक्षांतरण करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 9/10 x-1 इंटू x+1 कर लीजिए, बटे में आपको करना है x+2 इंटू x-1 करना है। बस इसको क्या कर लेना है, पक्षांतरण कर लेना है। 10 का ऊपर यहाँ पे कर लीजिएगा गुणा, और 9 का आपका इधर आ जाएगा गुणा। ठीक है,
पक्षांतरण कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। पक्षांतरण करने के बाद आपकी जो वैल्यू पुट होगी वह होगी 10x + 10 बराबर 9x + 18। 9x को यहाँ पे माइनस लाएंगे, 10x में x बचेगा, यहाँ पे जाएंगे 18 में 10 जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। तो x का मान हमारा कितना आ गया 8। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि O केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं दी गई ए बी और सी डी एक दूसरे के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कोण AOD बराबर 100 है और कोण BOC बराबर 70 है। तो APC का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त आप लोग समझ जाइएगा। इस वृत्त में यहाँ पे ध्यानपूर्वक अब समझिएगा, इस वृत्त को थोड़ा कठिन है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। O केंद्र वाला, तो यहाँ पे हम क्या है O केंद्र मान लेते हैं। AB और CD दो जीवाएं यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो एक AB एक जीवा मान लेते हैं, ठीक है, और CD भी कह रहा था एक ऐसी आपकी मान लेते हैं। तो A और B आपका हो गया और CN ये आपका D हो गया, जीवा हो गई, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु P पर ये जो प्रतिच्छेद करेंगी दोनों जीवा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु आपका P हो जाएगा। P पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे दिया गया है ना। तो कोण AOD ये बीच का O है, तो कोण AOD इस कोण को बताया गया है। कोण AOD की वैल्यू 100 डिग्री 100 दिया गया है मान, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और BOC, तो BOC यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई 70 दी गई। तो APC का मान निकालना, मतलब हमारी वैल्यू क्या निकालना है A, P और C इसकी वैल्यू निकाल लेना है। थोड़ा कलर चेंज कर दें आप लोग आसानी हो जाए समझने का। तो APC इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपका AOD बराबर 100 और BOC बराबर 70 दिया गया है। तो कोण ACD बराबर कोण ACP बराबर क्या आ जाएगा 100/2 कर लेंगे, तो बराबर हमारा कोण ACD का मान 50 आ जाएगा। इसी प्रकार हम BAC में कर लेंगे, जो कोण क्या बोलते हैं BOC जो दिया गया है। तो BOC हमारा 70 दिया गया, तो BAC बराबर क्या आ जाएगा, तो BAC का मान वो भी आ जाएगा 70 बटे यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 50 और 35 को जो हम जोड़ते हैं तुम्हारा कितना होता है, सभी लोग बताइए। अब देखिए हमारा जो वृत्त दिया गया था दो कोण हमें ऑलरेडी मालूम हो गया, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर त्रिभुज बनता है तो 180 अंश होता है। अगर 180 में हम 50 और 35 को माइनस कर देते तो हमारी तीसरा कोण का मान आ जाता है। तो 50 35 जब दो कोण के मान हमें प्राप्त हो गए तो तीसरा कोण का हमारा मान ऑलरेडी प्राप्त होगा, तो 85 होता है। तो इनका जब हम माइनस करेंगे 180 में तो 95 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्र को हमने जो पहले बनाया था वो चित्र समझ लीजिएगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर तथा उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो टोटल स्क्वायर जो एरिया होता है सभी लोग जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई धन 2 धन एरिया बेस्ड, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 12। किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 36 × 10 + 2 √3/4 × 12 × 12, ये होता फार्मूला। तो 36 10 360 हो गया, √72 √3, तो 72 √3 यहाँ पे दिया गया फोर्थ ऑप्शन में, यही लगभग हमारा सही होगा, ठीक है। तो 360 दिया गया था, तो 72 हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और 5 धन √3 कर लेते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, प्राइमेटर ऑफ बेस मल्टीप्लिकेशन हाई +2
इंटू एरिया बेस, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अगला प्रश्न दिया कि यदि x बराबर ये वैल्यू दी गई, y बराबर ये वैल्यू दी गई, तो x क्यूब वाई क्यूब का मान निकालना है। बहुत ही आसान है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू हमारी जो दी गई है, तो पहले हम x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं, 3 धन 2 ऋण 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 में आ जाएगा। ये पक्षांतरण करेंगे तो आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। हर का परिमेयकरण आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अपने अपने सुविधा अनुसार आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो 3 धन कितना हो गया, 2 5 हो गया, ऋण 2 अंडर रूट 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 ऋण 2 अंडर रूट 6 आएगा। इसी प्रकार y का निकाल लेंगे, y का निकालेंगे 5 धन 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा इसका भी। तो x धन y बराबर क्या होगा, यहाँ यही तो पूछा रहा था। x धन y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 ऋण 2 अंडर रूट 6 में x का मान है और y का मान है 5 धन 2 अंडर रूट 6। इसका जब हम योग करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी 10 आ जाती है। 5 5 10, ऋण 2/6 धन 2/6 कट जाएंगे, तो 5 5 10 हमारी एक, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है। और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब जब जो x का मान हमने निकाला था 5 ऋण 2 अंडर रूट 6 इंटू 5 धन 2 अंडर रूट 6, इनका दोनों का गुणा कर लेना। एक्स वाई का मान जब हम दोनों का गुणा करते हैं 25 ऋण 24 आता है, बराबर 1 वैल्यू आती है। तो x धन y का भी मान हमें पता चल गया और एक्स वाई का भी मान हमारा आ गया। x धन y बराबर 10, एक्स वाई बराबर 1 आ गया। इन्हीं दोनों में से हमने मान निकाल लिया। अब हमें फार्मूले में जो एक्स क्यूब धन वाई क्यूब का फार्मूला है इस पर रख देना है, क्योंकि एक्स क्यूब धन वाई क्यूब में फार्मूले में एक्स धन वाई का मान आया, इसलिए हमने उस मान को पहले निकाल लिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला सभी लोग जानते हैं, एक्स धन वाई का होल क्यूब होता है माइनस 3xy होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स धन वाई होता है। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले को एक्स धन वाई एक्स वाई का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स धन वाई का जो आपका फार्मूला था होल क्यूब था, तो 10 का होल क्यूब करेंगे एंड ऋण 3xy था ना, तो 3 गुणे आप क्या कर सकते हैं 10 कर लेंगे, और 1 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो 10 की घाते 3 1000 आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा, बराबर 970 आ जाएगा। क्या आप लोग सभी समझ गए? फोर्थ ऑप्शन से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। वह अधिकतम संख्या क्या है, यहाँ पे सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 तथा 5 शेष बचे हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, SCF का यहाँ पे गेम है, SCF को समझ लीजिए। 729 का 9 एंड 720 901 एंड 5, मतलब दोनों का अगर देखा जाए तो 896 आ रहा है, और दोनों में SCF जो समानता है वह हमारी 16 है। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा था, 729 में आपका कितना शेष बच रहा है, 9 शेष बच रहा है। 901 में कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे 9 हम क्या घटा लेते हैं, तो हमारा क्या ये 700 निकल के आ गया, 901 में 5 घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 896 निकल के आ गया। तो 896 या 700, इनका SCF देखेंगे तो 16 आएगा। ठीक, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 25%, 20% कम है, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत होगी। देखिए टोटल जो वेगेज है 100 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा।
तो जो न्यू नंबर एम्प्लॉयज कहला जाता है वह हमारा क्या हो जाएगा 125 एज पर हेड कितना हो जाएगा 575 575। तो टोटल न्यू वेज हमारा कितना निकल के आ गया है, टोटल जो न्यू वेज हमारी निकल के आ रही है न्यू नंबर जो है कंपल्सरी देखा जाए तो 125 इंटू 75। जब इनका टोटल दोनों का गुणा करते तो 59 375 ये हमारी वैल्यू पुट होती है। और जो हमारी वैल्यू पहले 10,000, तो 10,000 में क्या करना है ये हमें माइनस कर लेना है, तो टोटल हमारा 625 आ जाता है। अब जब हमारा 625 आ ही गया है, इसको क्या करेंगे 10,000 मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे और बस आपका आसानी से उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 625/100 यानी 25/4 का प्रतिशत, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है, तो बी किसी काम को 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। एक बटे 6 भाग 5 दिन में, 2/8 दिन में, और भी दोनों मिला के कितना कर सकते हैं। देखिए टाइम टेकन ए टू फिनिश द वर्क यहाँ पे दिया गया है, 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी किसी काम को 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो ए व बी दोनों मिलाकर कितनी करेंगे। 5 × 6 कीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा, और 8 × 5/2 बराबर 20 डेज। दोनों को जोड़ लीजिए, 130/120, 2 + 3 एलसीएम दोनों का 60 आ जाएगा, बराबर 1/12, मतलब 12 डेज रिक्वायर की बात करेंगे। क्योंकि ए किसी काम को अगर 1/6 दिन 1/6 भाग 6 भाग कर रहा है ना, इसलिए हमें 5 6 का 30 किए थे, 5 दिनों में कर सकता है। बी किसी काम को 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है, एंड ए बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 5 × 6/1 बराबर 30 आएगा, जैसे हमने पहले किया था। इसी प्रकार 8 × 5/2 बराबर कितना आएगा 20, तो वही तो हमने किया है कि 1/30 + 1/20 को जोड़ लेंगे और इनका टोटल 1/12 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 12 डेज आ जाएगा। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। किसी वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र पर 60 डिग्री 90 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं, तो सही कथन बताना है। देखिए ये आपका वृत्त दिया, किसी वृत्त की 2 जीवाएं दी गई, एक जीवा ये मान लीजिए, एक जीवा ये मान लीजिए, केंद्र यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया है, जीवा यहाँ पे करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ए और बी, सी और डी, ये 2 जीवाएं हो गई आपकी। 60 और 90 पे कोण अंतरित होता है। ठीक है, और ये आपका केंद्र है, तो केंद्र से ये मिल गया, केंद्र से ये मिल गया, और केंद्र से ये मिल गया, इस प्रकार से बना हुआ सर्किल हम बना लेंगे। तो कोण OCD और COD 90 डिग्री, ये वो है OCD और COD 90 डिग्री है। तो कर्ण का वर्ग बराबर इस त्रिभुज पर लगा लेंगे, CD वर्ग, क्या लिख लेंगे, CD का वर्ग बराबर OC वर्ग बराबर OD वर्ग, तो बराबर B² बराबर क्या हो जाएगा 7² + 7² बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमारा B² की वैल्यू वही करेंगे, B² बराबर 2A² हो जाएगा,
तो बी बराबर क्या होगा, √2a आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गोले तथा गोले बी की त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ए व बी का अनुपात ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, फार्मूला 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। मतलब 4πr1 स्क्वायर की वैल्यू 40 10 इंटू 10, 40 सेंटीमीटर दी गई ना। ए त्रिज्याएँ कितनी दी गई, 40, तो ऊपर 40 कर लेंगे, और क्रम से 40 और 10 दी गई, तो 40/10, 40/10 कर लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा भैया, 4 चौक 16/1 आ जाएगा। तो मतलब 16:1 हमारा क्या आ गया, ए और बी का, पृष्ठ क्षेत्रफल का ए और बी का अनुपात आ गया। तो 16:1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1:16 मत कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि a + b बराबर 1, a³ b³ + 3ab बराबर k हो तो k का मान बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए a + b की वैल्यू 1 दी गई है, तो a + b का होल क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक का क्यूब करेंगे एक ही मान आएगा ना। तो बस इसका फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b बराबर 1, क्योंकि a + b का होल क्यूब का मान 1 निकल के आया। अब यहाँ पे हमें क्या, a³ है, a³ + b³ + 3ab बराबर 1 बराबर k। a + b का मान 1 है ना, तो 1 कर देंगे, a1 बराबर k कर देते हैं, तो k की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 मान आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 का मान बताइए। थोड़ा सॉल्व करना है आप लोगों को। सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, cos स्क्वायर 60 का हमें मान पता होना चाहिए, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस दिया गया है 4 sec, ठीक है। तो 4 sec का स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, ये मान हमें पता होना चाहिए, 2√3 होता है, तो ये हम मान रख देंगे। और -10 स्क्वायर 45 का है, तो -1 होता है 10 स्क्वायर 45 का, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। इसके बाद बटे में आइए, sin स्क्वायर 30 1/4, सॉरी sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 का मान 1 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। इतना मार्क कर लेंगे, अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे का सॉल्व बहुत ही आसान है, 1/4 आ तो जाएगा, 4 × 4/3 -1 हो जाएगा। इसके बाद 1/4 धन 16/3 आएगा, 4 चौक 16/3 -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 धन 16 चौको 64 -12/12 आ जाएगा। 64 3 67 में 12 घटाएंगे, 55/12 आ जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन पर ऑलरेडी दिया गया है। वह अधिकतम संख्या जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। देखिए 2 शेष बच रहा है, 110 में 2 शेष बच रहा है, 128 में 2 शेष बच रहा है। शेष को घटा देंगे, 108 और 126, इन तीनों को HCF करेंगे 18 से 2 कट जाएंगे दोनों, तो 18 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। थोड़ा टफ प्रश्न है। तो 12 kg कॉपर 100
में 12 kg 12% दिया गया है, तो 100 मतलब 12 kg आपका कॉपर मिश्र धातु तांबा की बात करें, और 69 किलोग्राम तांबा पानी के मिश्र धातु की बात करेंगे। तो बस सिंपल सी बात है भैया, 100/12 मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा, बराबर 575 kg हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप नो डाउट आप समझ गए होंगे। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। मान लीजिए x है, x में 162 हम प्लस कर लेते हैं, 162 मीटर लंबी प्लेटफार्म है, 18 सेकंड का समय लेती है, बटे 18 कर लेंगे, बराबर x धन 120 दूसरी जो है x मान लेते हैं और 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म मानते हैं, और यहाँ पे 15 सेकंड तो बटे 15 कर लेते हैं। अब दोनों को पक्षांतरण करके सॉल्व कर लेना। दोनों को पक्षांतरण करेंगे, 6x 720 बराबर 5x धन 810, 6x को 5x में माइनस करेंगे x बराबर, और 720 को यहाँ लीजिए 810 में 720 को माइनस करेंगे x बराबर 90 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की मीटर कितनी लंबाई निकल आएगी, 90। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों 5 दिनों में तक 7 काम करते हैं, तो अब कितना काम शेष रह गया होगा। ए किसी काम को 25 दिन में मतलब 1/25, बी किसी काम को 30 दिनों में मतलब 1/30 बराबर दोनों 5 दिनों में काम कर सकते हैं, मतलब 6 + 5 अपान क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 25 30 का LCM ले लेंगे, 150 आएगा, और 25 छक्का 150 और 30 पंचे 150 होता है, 6 5 करेंगे, 6 5 11 बटे क्या आ जाएगा, 11/150। अब a प्लस दोनों के 7 का वर्ग है, अब ये अलग अलग था, ठीक है, दोनों 7 का वर्ग क्या आ जाएगा। अब a प्लस b 5 दिनों में कितना करेंगे दोनों मिलकर, तो 5 × 11 कर लीजिए, बटे 150 कर लीजिए, तो 11 × 5 = 55 बटे 150 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 11/30 आ जाएगा। अब 11/30 आ गया हमारा, पूरे काम में हम 11/30 को माइनस कर लेते हैं, तो 30 - 11/30 बराबर 19/30। तो कितना काम शेष रहेगा, देखिए पूरा काम एक है, दोनों मिलकर इतना काम कर लिया गया, तो पूरे काम में दोनों मिलकर जो काम किया उसको माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वह शेष काम बचेगा। तो 11/30 19/30 हमारा क्या हो जाएगा, शेष काम बचा हुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी, कोण ए - बी बराबर 15, कोण बी - बी बराबर 30 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। देखिए तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इतना तो लिखा हो या ना लिखा हो ये हमें मालूम होना चाहिए। a - b बराबर क्या दिया गया है, कोण, दोनों में कोण है 15 डिग्री, और b - c बराबर 30 डिग्री, और ए बी सी का मान कितना होता है, 180 होता है। अब इतना जब आपको पता हो जाता, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कोण b - c माइनस कोण a - b जो वैल्यू दी गई माइनस कर लीजिए, तो 30 में से जब 15 करते हैं तो 15 डिग्री माना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो दो कोण b माइनस कोण a माइनस कोण c बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। समीकरण 1 और 2 जो पहले हमने उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो
3 कोण बी बराबर 180 + 15 बराबर कितना आ जाएगा? 195 आ जाएगा। तो कोण ए माइनस बी बराबर 15 दिया गया है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? कोण बी की वैल्यू 195 थी, ठीक है, तो बी बराबर यहाँ पे आपका 65 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार कोण ए की वैल्यू 15 धन 65 करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों कोणों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, 15 धन 65, ठीक है, दो कोणों को, तो 80 आ गया। तो 65 में 30 घटा लेंगे तो 35 आ गया, मतलब 80 65 35, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि P बड़े Q बराबर P धन Q धन P बटे Q, तो 8 × 2 बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ा अटपटा है लेकिन आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। 8 × 2 दिया गया, P बटे 8 × 2 दिया गया, तो 8 × 2 कीजिए बराबर 8 धन 2 धन 8 बटे 2 कर लीजिए, क्योंकि पी क्यू का मान क्या दिया गया है? पी क्यू का 8 धन 2 दिया गया है, पी का 8 है, 2 का क्यू हो गया, पी बटे क्यू दिया गया है ना, तो पी का मान 8, क्यू का मान 2 आ गया, तो पी धन क्यू 8 धन 2, पी बटे क्यू 8 बटे 2, पी गुणे क्यू 8 × 2, ठीक है। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो 8 दूनी 16, 8 2 10 धन 4, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ गई? पी गुणे क्यू की वैल्यू क्या आ गई? थर्ड वाला 14th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। टोटल मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, पेडागोजी के प्रश्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो sec थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा? देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, तो sec 45 माइनस टेन 45 बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 2/√3 माइनस 1/√3 बराबर जब वैल्यू पुट करते हैं 1/√3 आता है, अर्थात 1/√3 बराबर 1/√3 हो जाता है, अर्थात sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो sec थीटा मतलब sec 30 इंटू टेन 30, तो sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 2/3 आएगा, तो 2/3 हमारा मान आ जाएगा, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16, 24 से पूर्णतः विभाजित है? मतलब 10, 16, 24 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकाल लीजिए, और इसका एलसीएम 2² इंटू 2² इंटू 3 इंटू 5 आएगा। पूरा इनका जब गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बल्लेबाज के 11 पारियों को कुल औसत दिया गया है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा? औसत से प्रश्न आ गया भैया, थोड़ा कठिन है लेकिन इजली है। कैसे इजली है देखिए, 11 पारियों में कुछ औसत है, तो 11x धन 12वीं पारी में 90 बनाता है, 90 कर लीजिए, बटे 12वीं के बाद औसत उसका बताना है, तो टोटल कितनी पारी हैं? 12वीं पारी में रन कितना बताता है? 11x और 90 की बात करेंगे, बराबर औसत 5 कम हो जाता है, मतलब x में 5 कम हो रहा है, औसत हमने x माना है, तो x में कितना कम हो रहा है? 5 औसत जो है कम हो रहा है। तो 11x धन 90, 12 को इधर लाएंगे तो 12x ऋण 60 हो जाएगा। क्या होगी वैल्यू? 11x धन 90
12 जो नीचे था, ठीक है, उसको हम यहाँ पक्षांतरण करके यहाँ पर ला देंगे तो 12x - 60 आएगा, 12 पंचे 60 इतना आ गया। अब तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, गेर x को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस था प्लस में 9 6 15, x बराबर 150 आ जाएगा। औसत हमारा कितना निकल गया, 150 निकल के आ गया। और 5 कम कह रहा है, औसत में 5 कम है तो -5 कर लीजिए तो 145, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 12वीं पास। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी स्टेशनों x तथा y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे y तथा x स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेल ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए रेल बी की गति कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए x और y दोनों को चलना प्रारंभ करती तो कुछ नहीं करना है, x बटे वाई कर लीजिए, √T2/T1 आ जाता है। x बटे वाई का मान बराबर क्या आ जाएगा, T1 T2। T1 में क्या दिया गया है, 10/3 गुणे 5/24। इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व किया जाएगा, 25/36 बराबर कितना आएगा, 5/6। रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 5/6, यानी x बटे वाई बराबर √5/6 आया। तो 5y बराबर क्या वैल्यू आ गई, 45 गुणे 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या वैल्यू आएगी, 45 गुणे 6/5 अर्थात 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। अगला, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, दोगुने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोगुने काम को 8 दिन में कर देते हैं। तो ए के लिए हमारा क्या होगा, 1/42 हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, 1/56 हो जाएगा, 8 सते 56। तो 1/42 दोनों को क्या कर दे, जोड़ दीजिए, 1/42 धन 1/56, 56 42 कैल्शियम 168 आएगा, 4 धन 3 7/168 आ जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है 7/168 दिया गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, क्योंकि 42 दिन में कंप्लीट कर रहा है, वर्किंग इन 1 आवर। डेली सिमिलर बी का देखा जाए 56 दिन में 1 घंटे अगर डेली कर रहा है तो 7 पुरुष कर रहे हैं, तो घंटों की संख्या यहाँ पे हो रही है। तो 7/168 यहाँ पे जो दिया गया है, यानी 3 डेज की बात हो रही है। तीन सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का हम क्वेश्चन ऑलरेडी एक कर चुके हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। और 120वां प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हम EVS के प्रश्न करेंगे। यदि 125 की घाते x बराबर 3125 है तो x की वैल्यू क्या होगी। 125 की पावर x बराबर 3125, मतलब 5 की पावर 3 की पावर x बराबर 5 की पावर 5 बराबर 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 5।
आधार समान है, घातों की तुलना कर लीजिए। x बराबर 5/3। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब EVS प्रश्नों की बात कर लेते हैं। EVS के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया इन्वायरमेंट EVS के प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चयन करना है। देखिए सभी लोग जाते हैं हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर में ठंडक मिलती है, ये भी सही दिया गया है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये सही दिया गया है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ये भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि पहला तीसरा चौथा ये कथन दिए गए, 2 वाला नहीं दिया, क्योंकि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद सोना करते हैं, ये कथन हाथियों के संबंध में गलत दिया गया है। यानी जो ऑप्शन हमारा यह सही हो जाएगा 1, 3, 4 वाला, यानी कि थर्ड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। अगला मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न के बारे में सही कथन को चुनना है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में बात करें तो इन चित्र बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का आदि इस्तेमाल किया हो जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि बनाए दिखाए जाते हैं। ये लोक चित्रकला की बहुत पुरानी है, उसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ABC ये तीनों दिए गए हैं। चौथा दिया गया मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये हम नहीं कह सकते। ABC वाला हमारा सही दिया गया है, यानी कि जो हमारा फोर्थ दिया गया है कि ABC तीनों कथन सही दिए गए हैं वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। तो ऊंची डाल पर जो बनाता है वह सभी लोग जानते हैं कौवा ही हो सकता है। अगला पोचमल्ली एक गांव है, यह गांव विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए जानता है और यह प्रसिद्ध भी है, और यह प्रसिद्ध भी पोचमल्ली ही कहते हैं। इस गांव में निम्न में से किसका भाग है? तो ये गांव पोचमल्ली है, कहाँ का भाग है? तो ये पोचमल्ली सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का यह एक भाग है। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग हो गया। तो तेलंगाना आए तो तेलंगाना कीजिएगा, ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश का था। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही यहाँ पे कथन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में दिया जाता है। देखिए रेगिस्तानी यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी न पहुँचे, ये भी सही बात है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, ये ACD हमारा सही है। बी वाला इसीलिए सही नहीं है क्योंकि ये विशेष प्रकार का पेड़ जिसकी जड़ें टहनियाँ लटकती रहती हैं, ये गलत दिया है, लटकती नहीं रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया ACD, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए वे हमारे से दिए गए हैं, तो ACD वाला हमारा नहीं, पहला ऑप्शन हमारा कूट वाला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि आबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनना है। तो आबू धाबी के विषय में सही कथन यह है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी, ये तीनों सही दिए गए हैं। तो ABC वाला हमारा जो सही ऑप्शन दिया गया है वो देखिएगा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह रंग कौन सा होता है? वह रंग होता है जानवर हर चीज़ को काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। चित्र फर्स्ट और सेकंड में 2 जानवर XY सोने के समय छायांकित भाग हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चित्र 1 और 2 बताना है। तो X 18 घंटे सोता है, Y 4 घंटे सोता है, ये आपके दिया रहेगा, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो X 4 घंटे सोता है जबकि Y कितने घंटे सोता है? Y 18 घंटे सोता है। X 4 घंटे, Y 18 घंटे, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्र आपको दिया रहेगा। मृत सागर क्या होता है? तो मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। इसके घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए में कई मछलियां जीवित नहीं रहती हैं। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। तो ऐसा सागर जो सभी सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, लवणी ज़्यादा होगा तो वही होगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं।
तो ये जो अधिगम के अवसर में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ये जो जानकारी है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थी में, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थी उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना, सहपाठियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस में थोड़ा अटपटे प्रश्न आते हैं एग्जाम पर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं, तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए क्रियाकलाप में सर्वाधिक प्रभावी क्या हो सकता है? देखिए पर्यावरण जो है, पर्यावरण पर अधिक बल देना चाह रही हैं, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों में पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाती प्रीति को शिक्षा साथियों से प्रदूषण संबंधी कुछ प्रश्न और प्रदूषण पर चर्चा करना, प्रदूषण में संबंधी परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना अधिक प्रभावी होगा। इन विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के जो है प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं का कार्य करने के लिए कहना, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिए कि नेहा कक्षा 5 में ईवीएस के विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य का, परियोजना का, मौखिक परीक्षा में। अब ये बताना है कि नीचे दिए गए तकनीक कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और होगा मौखिक परीक्षा, पहला चौथा ऑप्शन, यानी कि जो पहला हमारा यह दिया गया वह सही हो जाएगा। ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः जो है विस्तार रूप से तथा कठिनाई वाला होना चाहिए, मतलब विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना की बात करेंगे, जिससे शिक्षार्थी जब वह गृह कार्य करे तो अधिक से अधिक जानकारी उस विषय में अर्जित हो पाए। तो किसी गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा समान निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो अपना पूरा दिन भर का बस्ता लेकर जाना यह अप्रासंगिक कहलाएगा, बाकी सारे प्रासंगिक है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, अपने साथ पेन और नोटबुक करना, ये सही है। लेकिन अपना दिन भर का पूरा बस्ता बोझा लेके चलना ये बिल्कुल कतई नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस की पाठचर्या में क्या होना चाहिए? तो अच्छी आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित और जानने का अवसर प्रदान करना। देखिए जहाँ पर भी अवसर शब्द आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे में जब अवसर, शिक्षार्थी विद्यार्थी में अवसर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव प्रश्न माना जाता है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताएं, कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या होता है? विद्यार्थी के विषय संबंधी कुछ आमोद प्रमोद, अर्थात विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करने के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया, और वह मुख्य रूप से केंद्रित कौन सा किया गया है यही आपको बताना है। तो पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्री की विभिन्न विधियों की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए व्याख्या की बात करेंगे या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना है, ये बेस्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आपके गांव का अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? क्या आपने ऐसा सोचा ऐसा हो सकता है? तो ऐसा ना होना देखिए कहीं ना कहीं
वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को यह बढ़ावा देगा। अगला है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी विद्यालय के ज्ञान के अतिरिक्त जो है कक्षा की पढ़ाई शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता कर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है आप लोगों के। प्राथमिक स्तर के वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं होगा? प्रत्येक छात्र को वृक्षों को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना ये बिल्कुल होगा। वृक्षों पर नारा लेखन, स्लोगन प्रतियोगिता, बच्चों में लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। देखिए, लकड़ी के भंडार दिखाना ये कतई नहीं होगा, बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजी ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जलों को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्रियाकलाप का जो मुख्य उद्देश्य था कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना। अगला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों का पर्यावरण के संकलनवादी ढंग से देखने योग्य बनाना होता है। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम हो सकता है? तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए अगर हम जिस ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण, संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव की बात करेंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी लिंग हू फेन का जिक्र होता है, ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं लिंग फेन से वो हांगकांग का एक प्रसिद्ध आपका क्या है, एक प्रमुख डिश कहलाती है। हांगकांग की बात करेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में कथनों का अध्ययन करना। ब्रेल लिपि के बारे में देखा जाए तो ब्रेल को मोटे कागज बिंदु उभरे बिंदु पर बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला हमारा पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन को सही कथन को चुनना है। सही कथन यह है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी व शरीर पर बाल नहीं देते वे अंडे देते हैं। यही समझ लेना, ये हमारा कही है। तो ये भी समझ लीजिएगा कि जिनके बाहर कान और शरीर पर बाल होंगे तो बच्चे देते हैं, अक्सर जो भी जानवर हो। और जिन पर बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे वो क्या करते हैं, जानवर अंडे देते हैं। ये भी समझ लेना। तो ए और बी हमारा कथन दोनों सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी पालन के विषय में दिया गया थोड़ा बहुत, आइए पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में क्या दिया गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन लीची के फूल में मधुमक्खियों को ज़्यादा लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की भी आवश्यकता होती है। और मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो दिया गया है थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 2 प्रश्न और बच्चों इनको कंप्लीट करते हैं। इस मॉडल पेपर को आपके कंप्लीट करते हैं। साथियों, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। स्टेशन का नाम, पहुंचने का, ये सारी चीज़ें। ये जो जानकारी है इससे जानकारी से क्या होता है
कितना दूरी है, एक आएगा ज़रूर। ट्रेन वाला देखिए ईवीएस में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो निष्कर्ष हमारा निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। इस दूरी रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट तय करती है और रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारा जो ये कथन बनता है वह होता है ACD। ACD किस में दिया गया है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए। और 150वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट के बारे में की जा सकती है। तो टिकट बुक कराने की तारीख, समय, यात्रा करने की तारीख का समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, स्टेशन जहां ट्रेन पकड़नी हो, अंतिम स्टेशन का नाम और अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ABCD ये हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप जो हमने ये 150 क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किया और ये पूरा आपके न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो ज़रूर अपना फीडबैक करिए कि 150 में से आपने क्वेश्चन किया। सेकंड लैंग्वेज हमने नहीं किया है, टोटल 120 क्वेश्चन ही किए हैं। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत इंग्लिश आप लोग सर्च करते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए ताकि नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।